मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बरसाती नाले को पार करने के लिए एक व्यक्ति ने अपनी जान खतरे में डाल दी। बाइक लेकर उफनते नाले में उतर गए। नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो अपनी बाइक के साथ ही बह गए। भारी बारिश हो रही थी, एक बरसाती नाला उफान पर आ गया, पानी का जलस्तर बढ़ गया। उस नाले के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लोग नाले को पार करने से बचते दिखे। तभी एक व्यक्ति अपनी बाइक लेकर नाले में उतर गए। उनके साथ दो लड़के भी चल रहे थे। तीनों धीरे धीरे चलते हुए नाले के बीच में पहुंच गए, लेकिन बीच में पहुंचते ही तेज धार की वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ने लग गया। बाइक लड़खड़ाने लग गई, जैसे चंद सेकंड में वो नाले में बह जाएगी। दोनों लड़कों ने बाइक पकड़ ली। तीनों मिलकर बाइक को लेकर फिर से आगे बढ़ने लगे, किनारे की तरफ जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो तीनों मिलकर भी उस बाइक को हिला नहीं पाए। पूरी ताकत उन्होंने लगा दी, लेकिन बाइक आगे नहीं बढ़ पाई। उनके हाथ से छूटने लग गई और अगले ही पल वो बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। बाइक को बचाने के चक्कर में वो व्यक्ति भी बह गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो दोनों लड़के देखते ही रह गए, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। जो व्यक्ति तेज धार में बहे, वो बहते हुए काफी दूर तक फिर चले गए। हालांकि बाद में उन्होंने नाले के किनारे मौजूद एक पेड़ को पकड़ लिया और उसके सहारे नाले से फिर बाहर आ गए और अपनी जान बचाई, लेकिन वो अपनी बाइक नहीं बचा पाए। उनकी बाइक नाले में बह गई। उधर गुजरात के कई शहरों में भी भारी बारिश है। लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बारिश की वजह से लोग परेशान हो गए, बेहाल हो गए। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया। कुछ इलाकों में तो मकानों में भी कमर तक पानी भर गया। जामनगर में कुछ घंटों की बारिश हुई, कई इलाके डूब गए। एक इलाके में पानी भरने के बाद लोगों की जान पर बनाई। सांसें थम गई लोगों की एक तरह से, जब दो बच्चे पानी में डूबने लग गए, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों बच्चे उसमें बहते चले गए। पानी उन्हें अपने साथ बहाता हुआ काफी दूर ले गया। तभी सड़क पर खड़े एक व्यक्ति ने एक बच्चे को पकड़ा, उसे गोद में उठाया, उसकी जान बचाई। थोड़ी देर बाद उन्होंने दूसरे बच्चे को भी बचा लिया, उसका हाथ थाम लिया। उस बच्चे के कंधे पर एक बैग भी था। बच्चा बैग समेत पानी में बहने लगा था, लेकिन उस व्यक्ति ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया। कुछ और लोग उनकी मदद के लिए फिर आगे आ गए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुजरात के तापी जिले में भी भारी बारिश हुई। नदी नाले उफान पर आ गए। कुछ घंटों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। इलाके में बहने वाली अंबिका नदी रौद्र रूप में नजर आई। उफनती लहरें सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा दिख रही थी। नदी का जलस्तर बढ़ा तो आसपास के मकानों में भी पानी भर गया। गुजरात के वलसाड़ में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। लोगों का जीना मुहाल हो गया। नालों में पानी भर गया, सड़कों पर पानी भर गया, मकानों में पानी भर गया। एक इलाके में जलभराव के बाद एक वैन फंस गई। उसके पहिए गड्ढे में अटक गए। उसे निकालना मुश्किल हो गया। लोगों ने धक्का देकर उस वैन को बाहर निकाला। वलसाड़ के एक और इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस गया। सामान पानी में तैरता हुआ नजर आया। लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ नाराजगी जताई। उस टाइम में बोला तो मतलब कोई सुनाई करते नहीं है। करते हुए वो भी कचरा करके जाएंगे, वो भी बाहर ही फेंक के चले जाते पास में, तो वो सब अंदर वापस गिर जाता है कचरा। उसकी वजह से नाला चौक हो गया है और नाला चौक होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जूनागढ़ में भी यही देखने को मिला। कई गांवों में तेज बारिश हुई, बाढ़ जैसे हालात हो गए। कई मकान पानी में डूब गए, खेत पानी में डूब गए, सड़कें पानी में डूब गईं। कुछ गायें भी पानी में डूबती नजर आईं। लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उन तक पहुंच पाना ही मुश्किल हो गया। 3 से 4 गायें काफी देर तक पानी में फंसी रहीं, बचने की कोशिश करती रहीं। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश के पानी में करंट फैल गया और एक लड़की की मौत हो गई। मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश के पानी में करंट फैलने से 17 साल की एक लड़की की जान चली गई। मुंब्रा इलाके में बारिश के बीच वो लड़की सड़क से गुजर रही थी, लेकिन बिजली का करंट पानी में फैल गया और वो उसकी चपेट में आ गई। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 दिन तक महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सड़क से गुजर रही कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं।
वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आई और बाढ़ के साथ बहकर आए मलबे में वो गाड़ियां दब गई। गाड़ियों में सवार लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक उफनते नाले के पास फंसे 20 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया। वो एक मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, लेकिन लौटते वक्त नाले का जलस्तर अचानक बढ़ा और वो लोग वहां फंस गए। बाद में एसडीआरएफ के जवानों ने बचाव अभियान चलाकर उन्हें बाहर निकाला। इधर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 26 जून को एक टैंकर हादसा हुआ था। उसका एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। टैंकर में एलपीजी भरी हुई थी। टोल प्लाजा पर टैंकर पहुंचा, तभी वो डिवाइडर से टकरा गया था। टक्कर होते ही टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, गैस चारों तरफ फैल गई थी। देखते ही देखते तेज धमाके हुए, पूरा इलाका आग के गोले में बदल गया। 5 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग झुलस गए थे। इतना भयंकर हादसा था कि कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें देखी गई थी। चारों तरफ चीख पुकार का माहौल बन गया था। ये सब कुछ हुआ टोल प्लाजा पर। चारों तरफ गैस फैलने की वजह से अचानक बड़े बड़े धमाके हो गए। आग की भीषण लपटें उठी। ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा हमला हो गया हो। आग की लपटों ने एक झटके में टोल प्लाजा के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और आग ऐसी फैली कि देखकर दूर खड़े लोग भी दहल गए, घबरा गए। भयंकर लपटों ने टोल प्लाजा को पूरा जला दिया। खड़ी गाड़ियां थी उनको जला दिया, उसके दफ्तर को जला दिया। टोल प्लाजा के सब कुछ जलकर राख हो गया। इससे पहले वहां रोजाना की तरह गाड़ियां पहुंच रही थीं। उस दिन 2 टैंकर भी पहुंचे, दोनों में एलपीजी थी। तभी पीछे वाले टैंकर ने आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर को अंदाजा नहीं लगा और टैंकर डिवाइडर से टकरा गया। इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि टैंकर का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया। यह हुआ ही था कि टैंकर से गैस निकल गई, फैल गई और इतनी तेजी से फैल गई कि कुछ ही देर में पूरा टोल प्लाजा गैस से भर गया। ऐसा लगा जैसे जमीन पर बादल आ गए हों। लोग फिर देखकर भागने लगे। टोल प्लाजा के कर्मचारी भी भागने लग गए। वहां गाड़ियां जो पहुंची थी तेजी से निकलने लगी थी, जो दूर थी वो पीछे से ही लौट गई। सबको अंदाजा हो गया था कि आग कभी भी लग सकती है, धमाका कभी भी हो सकता है, और ऐसा ही हो गया। भीषण लपटें काफी दूर तक फैल गई। जहां तक गैस फैली थी वहां तक आग पहुंच गई। उधर महाराष्ट्र के पुणे में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक कार ने एक स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। वो स्कूटर सवार जमीन पर गिर गए, उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। तो कार सवार व्यक्ति और स्कूटर सवार के बीच कुछ कहासुनी हो रही थी, ऐसा लगा। किसी बात पर उनकी बहस हो गई थी। इसके बाद स्कूटर सवार ने उस कार का पीछा करना शुरू कर दिया। वो कार के एकदम बगल में आ गए। कार के अंदर जो व्यक्ति बैठे थे उनको मारने की कोशिश की। चलते हुए कार की खिड़की से उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की। हालांकि कार वाले ने कुछ नहीं किया, वो चुपचाप अपनी गाड़ी चलाते रहे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्कूटर सवार ने उस कार का पीछा ही नहीं छोड़ा। वो कार का पीछा करते रहे, उसके साथ साथ चलते रहे और थोड़ी दूर तक इसी तरह चलने के बाद उन्होंने दोबारा कार वाले पर हमला किया और फिर से उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की। इस बार कार वाले ने स्कूटर को टक्कर मार दी। स्कूटर लड़खड़ाने लग गया। स्कूटर सवार का बैलेंस बिगड़ गया। वो सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी से टकरा गए और स्कूटर समेत सड़क पर गिर गए। टक्कर मारने के बाद वो कार तो वहां से भाग गई और सड़क पर जाम लग गया। कुछ लोगों ने स्कूटर सवार की मदद की, उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालत वहां पर गंभीर बताई गई। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी। बुरी तरह उन्हें टक्कर ने मारी, कुचल दिया। चीख पुकार मच गई, लोगों का जमावड़ा लग गया। दोनों युवक लहूलुहान हो गए। गुरुग्राम के सेक्टर 75 इलाके में यह हुआ। दोनों सड़क किनारे खड़े हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वो तेज रफ्तार कार अचानक उनकी तरफ मुड़ गई, उन्हें टक्कर मारते हुए झाड़ियों में चली गई। इतनी जोरदार टक्कर थी, उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला। एक युवक सड़क किनारे खड़ा था, दूसरा नीचे बैठा था। दोनों बातचीत कर रहे थे। कार को देखकर युवक तुरंत खड़ा हो गया। सामने खड़े युवक ने भी बचने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गई।
एक युवक खंबे से टकराकर मुंह के बल नीचे गिर गया, बुरी तरह घायल हो गया। दूसरा युवक भी कार की टक्कर से झाड़ियों में गिर गया। खौफनाक हादसा हो गया, देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। घायलों को देखने पहुंच गए। जिस कार से टक्कर हुई उसमें 3 युवक बैठे थे, वो भी बाहर आए, लेकिन घायलों को देखने के बजाय वो बैरिकेडिंग हटाने लग गए। एक युवक कार पीछे करने में जुट गया, बाकी 2 घायलों को वहां से हटाने लग गए ताकि कार को पीछे किया जा सके। वहां खड़े लोगों ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वो लोग घायलों को वहीं तड़पता छोड़कर फरार हो गए। बाद में लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को राहत देते हुए मेघालय हाई कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी कर सोनम रघुवंशी से जवाब भी मांगा। मेघालय हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी, जिसे मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पुणे के केतन अग्रवाल मौत मामले में कोर्ट ने आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की मांग को खारिज कर दिया। रांची में आरएसएस दफ्तर पर हुए हमले की जांच करते हुए एनआईए ने 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की। आरोप है कि कुछ दिन पहले उन लोगों ने रांची में आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में गिरफ्तार आरोपियों के संबंध पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन से पाए गए। गुजरात एटीएस ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। गुजरात एटीएस के मुताबिक उन लोगों को गुजरात और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया। आरोपों के मुताबिक ये लोग देश में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क फैलाने का काम कर रहे थे। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुछ लोग स्मार्ट मीटर लगाने जो कर्मचारी पहुंचे थे उनसे भिड़ गए, उनके साथ गाली गलौज करने लग गए, धक्का मुक्की करने लग गए। हल्द्वानी के सुभाष नगर में कुछ कर्मचारी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे थे बिजली के, लेकिन लोगों ने उनका वहां विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया वो कर्मचारी उन पर स्मार्ट मीटर लगवाने का दबाव बना रहे, वो स्मार्ट मीटर लगवाना नहीं चाहते। उन्होंने आरोप लगाया बिजली कर्मचारी जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने उन कर्मचारियों को अपने घरों में घुसने ही नहीं दिया और वहां जोरदार हंगामा हो गया। लेकिन माहौल तब और बिगड़ गया जब एक व्यक्ति उन कर्मचारियों से भिड़ गए, उन पर चिल्लाने लग गए, उनके साथ बदतमीजी करने लग गए। जानता तू जानता मुझे। और उनके समर्थन में उस गली में रहने वाले कई और लोग आ गए, वो भी स्मार्ट मीटर का विरोध करने लग गए। उन्होंने भी कर्मचारियों को वहां से जाने के लिए कह दिया, उनके साथ धक्का मुक्की की। आखिरकार वो कर्मचारी वहां से चले गए, लेकिन वहां से जाने से पहले उन्होंने एक घर में स्मार्ट मीटर लगा दिया था। उन लोगों ने आरोप लगाया वो स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाया गया। घर वालों ने आरोप लगाया कि मना करने के बावजूद स्मार्ट मीटर लगा दिया और इसीलिए एक व्यक्ति ने लाठी मार मार कर उस स्मार्ट मीटर को फिर तोड़ दिया। उधर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले यूट्यूबर और जनसुराज पार्टी के अब तो नेता हैं मनीष कश्यप ने E20 पेट्रोल को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया उनकी लग्जरी एसयूवी एथेनॉल मिले पेट्रोल की वजह से खराब हो गई, वो भी खरीदने के कुछ ही महीनों के अंदर। 12,000 किलोमीटर चलने के बाद ही खराब हो गई और उन्होंने इसका एक वीडियो बना दिया, यूट्यूबर मोहई, और दावा किया कि एथेनॉल मिला हुआ जो पेट्रोल है उसकी वजह से उनकी गाड़ी का माइलेज भी कम हो गया था। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी को जितनी दूरी तय करनी थी उनकी गाड़ी उतनी दूरी तय नहीं कर रही थी, पेट्रोल पहले ही खत्म हो जाता था। लेकिन उनका गुस्सा नई नई गाड़ी के खराब होने पर ज्यादा फूटा और कार कंपनी के सर्विस सेंटर पर ही उन्होंने हंगामा कर दिया कि 40 लाख की कीमत वाली लग्जरी एसयूवी कार उन्होंने कुछ ही महीने पहले खरीदी थी, केवल 12,000 किलोमीटर चलाई थी, लेकिन गाड़ी में गड़बड़ी आ गई, वो खराब हो गई। और उन्होंने दावा किया कि सर्विस सेंटर ले जाने पर उनको यह पता चला कि उनकी कार खराब ईंधन की वजह से खराब हुई और मनीष कश्यप बुरी तरह भड़क गए। एथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। किसी का गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, किसी के गाड़ी में एथेनॉल का मात्रा ज्यादा निकल जा रहा है। कहां से हम लोग अपने बाप के यहां से इथेनॉल खरीद के लाए हैं क्या? कहां से लाए हैं हम लोग इथेनॉल? हमारा कंपनी है एथेनॉल का, हम बनाते हैं एथेनॉल। मनीष कश्यप ने कार कंपनी के सर्विस सेंटर पर
वहां एक मैकेनिक से बात की। उस मैकेनिक ने दावा किया मनीष कश्यप की गाड़ी से जो पेट्रोल निकाला गया था उसमें कचरा था, पानी था। और इसमें क्या चीज का कचरा है? वही जो इथेनॉल का ही कचरा है वो। क्या? इथेनॉल जो है वो आता है ना उसका। हाँ। फिल टैंक के अंदर जो कचरा अच्छा, ये सिर्फ पहली गाड़ी है या और भी गाड़ी में पहले भी प्रॉब्लम? गाड़ी आया बहुत हमारे पास, हाँ। जिसमें सेम प्रॉब्लम आया हुआ था। सेम प्रॉब्लम आया। अब इथेनॉल को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है, तो सरकार भी बार बार सफाई दे रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इथेनॉल की फिर तारीफ की। E20 फ्यूल को लेकर उठ रहे सवालों को उन्होंने भ्रम फैलाने वाला बता दिया, अफवाह बता दिया। Ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. Then somebody says, your insurance is no longer covering this. Insurance companies have given clarification that there's no issue. कई जानकारों ने भी E20 पेट्रोल को लेकर पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचने वाला ईंधन बताया, लेकिन हालांकि उन्होंने यह माना कि इससे गाड़ी की माइलेज पर असर जरूर पड़ता है। सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के कई फायदे गिनाए कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों का फायदा होगा क्योंकि एथेनॉल गन्ने से बनता है, मक्के से बनता है, गेहूं से बनता है, जौ से बनता है, चावल से भी बनता है, आलू से भी बनता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल को जरूरी बताया। अब 100 बात की बात यह कि एथेनॉल को लेकर इतनी तरह की बातें आ रही हैं, इतने वीडियो बन रहे हैं कि सरकार के सिर्फ इतना कह देने से कि यह सब भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको पब्लिक मान नहीं रही है। अब यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आरोप लगा दिया कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो कह रहे हैं उनको मैकेनिक ने बताया कि ईंधन में कचरा था, पानी मिला हुआ था, इसलिए गाड़ी खराब हो गई, और कई गाड़ियों में कंप्लेंट आ रही है। अब वो ये मैकेनिक के हवाले से कह रहे हैं। मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं कि विदेशों में तो रेसिंग कारों में एथेनॉल डाल रहे हैं, लेकिन पब्लिक सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर यकीन ही नहीं कर पा रही कि सब कुछ ठीक है। ये तो फैक्ट है कि एथेनॉल मिलाने से माइलेज कम हो जाती है, तो अगर तेल कंपनियां खुलकर यह बात कह देती तो शायद इतना भ्रम फैलता ही नहीं। लोगों को लगता है माइलेज कम है तो तेल ही खराब होगा, ऊपर से बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, तो कोई तुलना ही नहीं कर पा रहा, तो भ्रम फैलने के चांस तो उस वजह से भी बढ़ गए। एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल अगर पहले वाले पेट्रोल से सस्ता मिलता या बिना एथेनॉल वाला भी साथ में मिलता रहता तो लोग अपने आप चुन लेते, दोनों में तुलना कर लेते, अपना फायदा नुकसान खुद देख लेते। 100 बात की एक बात। इधर राम मंदिर में दान चोरी के मामले में पुलिस एक आरोपी को लेकर उस जगह पहुंची जहां चोरी के पैसों के बंटवारे का दावा किया गया था। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पुलिस आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर 14 कोसी परिक्रमा रोड के पास पहुंची। आरोप है कि 14 कोसी परिक्रमा रोड के पास ही चोरी की रकम आरोपियों के बीच बांटी गई थी। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने राम मंदिर में दान चोरी के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने लोगों से दान चोरी के बहाने हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिशों को नाकाम करने की भी अपील की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई। यात्रा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से प्रशासन के आदेशों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एजेयूपी नाम की पार्टी के अध्यक्ष और विधायक हुमायूं कबीर ने पुलिस के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में पूछताछ के लिए उन्हें समन्स भेजे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस पर बदसलूकी करने और अपमान करने का आरोप लगाया और पेश होने से मना कर दिया। इधर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक टीचर पर आरोप लगा कि वो शराब के नशे में स्कूल पहुंच गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। गोपाल गिरी गोस्वामी नाम बताया गया टीचर का। नर्मदापुरम जिले के केसला ब्लॉक में गांव है रतिबंदर, एक सरकारी प्राथमिक स्कूल है वहां पर। उस स्कूल में गोपाल गिरी गोस्वामी टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन गांव वालों ने उन पर कई आरोप लगा दिए। शराब के नशे में स्कूल आने का आरोप लगाया, नशे की हालत में स्कूल में सोने का आरोप लगाया, बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया, बच्चों से जूते साफ करवाने का आरोप लगाया। गांव वालों के आरोप लगाने के बाद गोपाल गिरी वहां से चले गए, तो उनका जवाब तो सामने नहीं आ सका इन सब पर, लेकिन गांव के लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। गांव वाले उन पर बरस पड़े, उन्हें बुरा भला कहने लगे। इससे पहले गोपाल गिरी स्कूल के अंदर फर्श पर सोते हुए नजर आए। आसपास बच्चे भी खड़े दिखाई दिए। बच्चे इंतजार में थे कि टीचर उठेंगे और उन्हें पढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन वो उठे ही नहीं, वो इंतजार ही करते रह गए। आरोप है कि उठने के बाद उन्होंने बच्चों को फिर वहां से भगा दिया
और स्कूल के गेट पर ताला लगाने लग गए। एक व्यक्ति ने उनसे ताला लगाने की वजह पूछी तो वो वहां से चल दिए। वहां ताला क्यों डाल रहे? ताला क्यों डाल? ताला क्यों डाल? ताला क्यों डाल? बताओ तो सही मेरे को, क्या दिक्कत हो गई इधर बताओ। स्कूल से थोड़ी दूरी पर गांव के कई लोग खड़े नजर आए। गोपालगिरी उनके पास पहुंच गए, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। वहां खड़ी एक महिला उन पर आग बबूला हो गई। महिला ने आरोप लगाया उनके बच्चे से उन्होंने जूते तक साफ करवाए। आज गलती हो गई गलती हमें मालूम, ऐसे बच्चे उनको आते नहीं माँ साहब, ये अच्छा नहीं लगता। साफ करो, साफ करने के लिए आते तुम्हारे क्या विक्रम को काय के लिए अच्छा नहीं मारा था लगता। तूने? का बोल रहा था जूता साफ करने के लिए आते हमारे बच्चे वो। एक बच्चे ने आरोप लगाया टीचर गोपालगिरी ने उसके साथ अश्लील हरकत भी की थी। मैं भी बोल रहा था कि इधर आओ, लोग बोल रहा था सर ऐसे भूत बन जाओ की बात बच्चे उनको ऐसे बोलना गलती में बहुत सारी कर दिया। ऐसे बच्चों से उल्टी बात करने शर्म नहीं आया वहां से तुमको? एक बच्ची ने भी उन पर गलत तरीके से बात करने का आरोप लगाया। बच्ची ने आरोप लगाया तो गोपालगिरी बच्ची को अपनी बेटी बताने लग गए। उनके मुंह से जैसे ही बेटी शब्द निकला वहां मौजूद महिला उन पर भड़क गई। ये मेरी बेटी है। बेटी है, मेरी डाली है, मेरी डाली बेटी हो गई। गोपालगिरी की शिकायत की गई, शिकायत की जांच हुई। अधिकारियों ने बताया वो शराब पीने के आदी हैं, अक्सर नशे की हालत में स्कूल जाते थे। पता लगा कि ये चूंकि शराब पीने के आदी हैं, इसलिए अक्सर शराब के नशे में ये वहां पे स्कूल में पहुंचे थे या पहुंचते थे। और फिर टीचर गोपालगिरी को सस्पेंड करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। गांव वालों ने उनके खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवा दी। सौभाग्य की एक बात यह कि ये तो आजकल वीडियो बन जाते हैं तो पता चल रहा है कि सरकारी स्कूलों के कई टीचरों की हरकतें ही ऐसी हैं कि पब्लिक को टीचरों से सहानुभूति होना ही बंद हो गई है। लेकिन वीडियो नहीं होते तो क्या होता? कोई सुनता है ये शिकायतों को? नर्मदापुरम में एक टीचर पर आरोप लगा कि शराब पीकर स्कूल आ जाते हैं, बच्चों से मारपीट करते हैं, बच्चों से जूते साफ करवाते हैं और कई आरोप लगे। अश्लील हरकतों के आरोप लगे, अश्लील तरह से बात करने के आरोप लगे। पढ़ाने के टाइम वहीं सो जाते हैं, वो सोते हुए दिखाई भी दिए वीडियो में। ये तो वीडियो है, वीडियो नहीं होता तो क्या अधिकारी कोई एक्शन लेते? और ये कोई पहला स्कूल तो है नहीं जहां ऐसा होता देखा गया है। किसी एक टीचर की बात नहीं है, किसी एक इलाके की बात नहीं है, किसी एक राज्य की भी बात नहीं है। तो फिर जब टीचर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने निकलते हैं तो कौन उनके साथ खड़ा होगा? सारे टीचर भले ही ऐसे नहीं होते होंगे, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे दिखते हैं ना। अब तो सबके हाथ में फोन है, वीडियो है। इन टीचरों ने सबका नाम खराब कर रखा है। जब पब्लिक को साफ दिख रहा है कि सरकारी स्कूलों में यह सब होता रहता है तो विभाग के अधिकारियों को कैसे नहीं पता रहता? जब तक वीडियो नहीं आता उनको कैसे नहीं पता चलता? अभी किसी अधिकारी का बच्चा पढ़ रहा होता है ऐसे स्कूल में, खाट खड़ी कर देते विभाग सबकी। तो अगर यही इलाज है स्कूल ठीक करने का तो कंपलसरी कर दो, अधिकारियों के बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में जाएंगे, अपने आप सब ठीक करने बैठ जाएंगे ये लोग। 100 बात की एक बात। उधर हैदराबाद में मटन में बीफ मिलाकर बेचने के आरोप में एक दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में पुलिस ने मटन में बीफ मिलाकर बेचने के आरोप में एक दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। खाने में होने वाली मिलावट पर एक्शन लेने वाले राज्य सरकार के विभाग हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्वेलेंस की टीम ने पुलिस के साथ वहां छापेमारी की। वहां से करीब 50 किलो मीट बरामद किया गया, जिसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कोर्ट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को धमकी देने वाले आरोपी को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उत्तराखंड के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी मदरसा बोर्ड खत्म करने की तैयारी में जुट गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड सरकार से अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट मांगा। उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करते हुए मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म कर दिया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहाड़ से एक बस के गिरने की वजह से 60 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। वो बस क्वेटा से डेरा इस्माइल खान इलाके की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में वो गहरी खाई में गिर गई। इधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, बवाल कर दिया, नारेबाजी हो गई। उन्होंने टीएमसी के पोस्टर फाड़ दिए। एक गोदाम से भारी मात्रा में बाढ़ पीड़ितों को बांटी जाने वाली राहत सामग्री मिली तो बवाल हो गया।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दावा किया यह राहत सामग्री पिछली सरकार के दौरान छिपाकर रख दी गई थी। राहत का सामान जिस गोदाम से मिला, दावा किया गया कि वो टीएमसी के पूर्व विधायक मनोज तिवारी के नाम से है। वो पूर्व क्रिकेटर रह चुके मनोज तिवारी, बाद में टीएमसी में शामिल हो गए थे। 2021 में हावड़ा की शिवपुर विधानसभा सीट से विधायक बने थे। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें टीएमसी से टिकट नहीं मिली थी, वो चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद वो भी जांच के दायरे में आ गए। शिवपुर के बाल्टीकुड़ी इलाके में पुलिस प्रशासन ने छापा मारा, एक गोदाम बंद पड़ा हुआ था, उससे खंगाला, तलाशी ली, जांच पड़ताल की। वहां से भारी मात्रा में बाढ़ पीड़ितों को बांटे जाने वाली राहत सामग्री मिली। तिरपाल मिले, कपड़े मिले, राशन मिला, कई दस्तावेज मिले। तो छापे की खबर मिलते ही आसपास के कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए, वो भी उस गोदाम में घुस गए। राहत सामग्री को देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि वहां बड़े बड़े पैकेटों में तिरपाल रखे मिले, कपड़ों के तो कई गट्ठर मिले। उन लोगों ने गोदाम से मिला सामान बाहर निकाल दिया, सड़क पर बिखेर दिया। जांच टीम ने बताया जिस गोदाम से बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली यह राहत सामग्री मिली, वो टीएमसी के पूर्व विधायक मनोज तिवारी के नाम पर रजिस्टर किया हुआ है। हालांकि यह साफ नहीं हो सका कि राहत सामग्री किसकी थी, वहां क्यों रखी गई थी, किसने रखी थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर खूब हंगामा किया। उन्होंने सड़क के किनारे लगाए गए मनोज तिवारी के पोस्टर फाड़ दिए। हंगामा हो गया तो कुछ बीजेपी कार्यकर्ता बाल्टीकुड़ी इलाके में मौजूद टीएमसी के ऑफिस में पहुंच गए और वहां भी हंगामा कर दिया। वहां से उन्हें एक तलवार मिली, एक हॉकी स्टिक मिली, और वो दिखाते हुए टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाया उन्होंने कि इस बार के चुनाव में हिंसा फैलाने के लिए इस हथियार और हॉकी स्टिक का इस्तेमाल होना था। और हावड़ा में बवाल सिर्फ मनोज तिवारी के गोदाम के बाहर ही नहीं हुआ, चंदू खान नाम के टीएमसी नेता पर तो कुछ लोगों ने हमला ही कर दिया, उन्हें पीट दिया, घूंसे बरसा दिए उन पर। लोगों ने बीच बचाव किया तो भी हमलावरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। चंदू खान ने हमले का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया और दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही कुछ बीजेपी कार्यकर्ता उन पर हमला करने की फिराक में थे। चंदू खान ने बताया कि उनके घर से पास ही कुछ लोगों ने उनका पीछा किया, एक गली में वो पहुंचे तो उन्हें घेर लिया गया और उन पर हमला कर दिया। गले में पीले रंग का गमछा लटकाए हुए व्यक्ति ने चंदू खान की गर्दन पर मुक्का मार दिया। एक के बाद एक घूंसे वो बरसाता रहा। कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से दूसरे हमलावर ने फिर चंदू खान पर चांटे बरसा दिए। कुछ लोग इस हमले को जायज ठहराते दिखाई दिए। देखते ही देखते उस गली में भीड़ इकट्ठा हो गई। हमले के बाद वहां अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। कुछ लोगों ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चंदू खान को पीटते रहे, गालियां देते रहे। इधर ये मारपीट हो रही थी, इस दौरान ही हावड़ा में ही कुछ लोगों ने टीएमसी नेता त्रिलोकेश मंडल के ऑफिस में घुसकर बवाल कर दिया। वहां रखे दस्तावेज बिखेर दिए, कुछ अपने साथ ले गए। गुस्साए लोगों ने आरोप लगाया पार्षद ने सरकारी योजनाओं में घोटाला किया। उन्होंने वहां रखे सरकारी कचरे के डिब्बों को बिखेर दिया। भीड़ में मौजूद लोगों ने दावा किया कि उन डिब्बों को शहर में अलग अलग जगहों पर लगाया जाना था। करीब 1 घंटे तक लोगों ने वहां खूब हंगामा किया। उधर सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कॉफी शॉप में धमाका हो गया और 4 लोगों की मौत हो गई। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कॉफी शॉप में हुए धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। जांच अधिकारियों के मुताबिक धमाके में आईईडी का इस्तेमाल किया गया। ब्लास्ट के पीछे आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का हाथ होने की आशंका जताई गई। भारत के प्रतिनिधिमंडल ने तेहरान पहुंचकर ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी। प्रतिनिधिमंडल में भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचे। उनके साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी अंतिम विदाई से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों पर एक बार फिर निशाना साधा और सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि अमेरिका नेटो के सभी सदस्य देशों में सबसे ज्यादा खर्च करता है, लेकिन इसके बदले में अमेरिका को उनसे कोई मदद नहीं मिलती। इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के खिलाफ विद्रोह और भड़क गया। रावलाकोट में JAAC जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। उन्होंने वहां के ईदगाह मैदान में एक रैली की, आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने ही कश्मीर के लोगों के हाथों में बंदूकें थमाई थीं, हथियार थमाए थे, कश्मीर के लोगों को विद्रोह के लिए उकसाया था और अब पाकिस्तानी सेना उन्हें आतंकी कह रही है, उन्हें दहशतगर्द कह रही है। ये सारे आरोप सरदार अमान खान ने लगाए। वो JAAC के बड़े नेता हैं। पिछले कुछ दिनों से POK में जो आंदोलन चल रहा है, ये कमेटी उसकी अगुवाई कर रही है, JAAC। और रावलाकोट के ईदगाह मैदान से सरदार अमान खान ने पाकिस्तान सरकार को एक बार फिर चुनौती दी, पाकिस्तानी सेना को चुनौती, आसिम मुनीर को चुनौती दी। ऐलान कर दिया कि POK में जारी आंदोलन किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा। वहां के लोग पाकिस्तानी फौज के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हार नहीं मानेंगे, अपने कदम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। ईदगाह मैदान में हजारों की संख्या में लोग नजर आए। रैली में महिलाएं, बच्चे सब शामिल हुए। उनके सामने सरदार अमान खान ने पाकिस्तानी सेना को लेकर कई दावे किए, कई आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने ही कश्मीर के लोगों को हथियार दिए थे, उनके हाथों में बंदूकें थमाई थीं, उन्हें आतंक फैलाने के लिए उकसाया था, उन्हें आतंक की राह पर धकेला था। क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूं, आलमी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूं, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने दी। सरदार अमान खान ने पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों के बीच के गठजोड़ को उजागर किया। हमें बताते हो, डिप्टी कमिश्नर रावलाकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे, बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे, दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने अपने मतलब के लिए POK के लोगों का इस्तेमाल किया। सरदार अमान खान ने दावा किया कि POK के लोग पाकिस्तानी हुकूमत से तंग आ चुके हैं। उनका कहना है वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की सेना POK को खाली कर देगी। ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं हैं, ये इस धरती के वारिस हैं और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है। इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही हैं। सरदार अमान खान ने यह बयान दिया तो रावलाकोट के ईदगाह मैदान में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया और भरोसा दिया कि वो हर हाल में उनके साथ हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 24 दिन से आंदोलन चल रहा है। वहां के लोग बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान सरकार से महंगाई कम करने की मांग कर रहे हैं, बिजली की कीमत कम करने की मांग कर रहे हैं। 38 मांगे हैं उनकी। उन मांगों के लिए POK के लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान सरकार ने POK की असेंबली में 12 सीटें ऐसी रखी हैं जो POK के शरणार्थियों की बताई जा रही हैं। इन लोगों का कहना है उन सीटों के जरिए बाहर के लोगों को POK की असेंबली में डाला जाएगा। ये लोग पाकिस्तानी सेना की गोलियां तक खा रहे हैं। करीब 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन इसके बाद भी वहां आंदोलन नहीं रुका। रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, कई शहरों में लोगों ने JAC की अगुवाई में पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना के खिलाफ बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया। रावलाकोट में सरदार अमान खान ने पाकिस्तान से POK को खाली करने की मांग उठाई। जहां तक रही है बात आगे जाने की, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हमें इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं रोक सकता। मुतालबे पे बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे और मुतालबा क्या है? रियासत खाली करो, रियासत खाली करो, रियासत खाली करो। उन्होंने दावा किया POK के लोग पाकिस्तान की सरकार से त्रस्त आ चुके हैं, किसी भी कीमत पर उससे आजादी चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को 2 नंबर की हुकूमत बताया। ऐलान किया कि POK के लोगों को 2 नंबर की हुकूमत नहीं चाहिए। कश्मीर के अवाम इस हुक्मरान अशराफिया से तंग है, इसीलिए लोग सड़कों पर मौजूद हैं, इसीलिए लोग इनके खिलाफ खड़े हैं, इसीलिए ये औरतें, ये बच्चे, इनकी औलादें जो वह इनके मर्द
सारे सड़कों के ऊपर इसीलिए है, हर इलाके में, हर मोहल्ले में, कि हमें इनकी 2 नंबर हुकूमत नहीं चाहिए, हमें इनकी 2 नंबर हुकूमत नहीं चाहिए। कुछ रोज पहले भी सरदार अमान खान ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। 2 टूक कह दिया था कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वहां के लोगों को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। उन्होंने बिना नाम लिए आसिम मुनीर पर भी अपना गुस्सा उतारा था, बुरी तरह उन पर भड़क गए थे। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। सरदार अमान खान ने पाकिस्तान को सीधी चुनौती दे रखी है, आसिम मुनीर को सीधी चुनौती दे रखी है कि पीओके में अब तानाशाही नहीं चलेगी। ये जो पाकिस्तान की सेना आए दिन वहां रहने वाले लोगों पर जुल्म कर रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना आंदोलन को कुचलने में जुटी है। आंदोलन को दबाने के लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी। जेएएसी के 600 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। जेएएसी के अध्यक्ष हैं शौकत नवाज मीर। पिछले कई दिन से वो गिरफ्तारी से बचने के लिए बच रहे थे। उन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था, लेकिन 2 दिन पहले उन्हें मुजफ्फराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया था। शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी हुई तो लोग भड़क गए। वहां के कई शहरों में प्रदर्शन तेज हो गए, उनकी रिहाई की मांग शुरू हो गई। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह रैलियां और प्रदर्शन शुरू हो गए। हम क्या चाहते हैं? दिन तो दिन, रात में भी लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। रावलाकोट के ईदगाह मैदान में लोगों ने मोबाइल की टॉर्च की लाइट जलाकर विरोध जताया। अगले दिन सरदार अमान खान ने पाकिस्तान की सरकार को ललकारा, चेतावनी दी कि अगर शौकत नवाज मीर को कुछ भी हुआ, उनके साथ कुछ भी गलत किया गया, तो उसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। कि अगर शौकत नवाज मीर जिंदा नहीं बचेगा तो फिर जो यहाँ पे सोलतकार हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर क्या? सरदार अमान खान ने शौकत नवाज मीर और दूसरे नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए चेताया कि अगर रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो बुरी तरह भड़के नजर आए। हम तुम्हें फिर कहते हैं, तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, तुम्हारी बंदूकों में इतनी गोलियां बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी बंदूकों के अंदर बिल्कुल गोलियां नहीं है। आओ तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएं। तुमने जो जहां पर कुत्ते पाले हुए हैं अपने, इनको भी इनकी औकात याद दिलाएं। सरदार अमान खान ने पीओके में पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों की बढ़ती तैनाती पर भी सवाल उठाए, उन्हें तुरंत वापस जाने की चेतावनी दी। आंदोलन से जुड़े जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें तुरंत रिहा करने की उन्होंने मांग की। सौबात की एक बात यह कि 79 साल पहले जिस रावलाकोट ने इस इलाके का इतिहास और भूगोल बदल दिया था, क्या वही रावलाकोट फिर इतिहास बदलने जा रहा है? क्या जिस रावलाकोट से जिन्ना के पाकिस्तान ने भारत को चोट पहुंचाने की पूरी साजिश रची थी, वही रावलाकोट अब खुद पाकिस्तान के गले का फंदा बनता जा रहा है? जी, रावलाकोट नाम तो पब्लिक बहुत सुन रही है आजकल, लेकिन रावलाकोट से भारत का और इस पूरे इलाके का इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है, ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि ये वो इतिहास के पन्ने हैं जो पढ़ाए भी नहीं जाते, लेकिन जानने शायद सबके लिए जरूरी हैं। ये जिस रावलाकोट में आज नारे लग रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है, उसी रावलाकोट में जिन्ना के पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह भड़काया था कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करो। पाकिस्तान तो कभी अपने बच्चों को बताएगा नहीं, लेकिन यह भारत के बच्चे बच्चे के लिए जानना जरूरी है कि वक्त का पहिया पूरा घूमकर कैसे सुदर्शन चक्र बनकर पाकिस्तान की गर्दन तक पहुंच रहा है। यह जो रावलाकोट है, यह पुंछ का इलाका था। अभी जो पुंछ लोग जानते हैं वो तो जम्मू का एक जिला है, लेकिन महाराजा हरि सिंह की जम्मू कश्मीर रियासत में पुंछ एक जागीर होती थी, और पुंछ जागीर के राजा महाराजा हरि सिंह के रिश्तेदार होते थे 1940 तक। मतलब पुंछ जागीर थी तो जम्मू कश्मीर रियासत में ही, लेकिन उसका अलग स्पेशल स्टेटस होता था। वहां के राजा अपना अलग ही राज चलाते थे, अपने अलग टैक्स वसूलते थे, अपना अलग प्रशासन होता था, यहां तक कि अपनी अलग अदालतें होती थी उनकी।
लेकिन 1940 में पुंछ के राजा जगत देव सिंह की मौत हो गई थी और उनके वारिस राजकुमार शिवरतन देव सिंह उस वक्त नाबालिग थे। तो महाराजा हरि सिंह ने पुंछ जागीर को पूरी तरह अपने अधीन कर लिया था और महाराजा के प्रशासन ने पुंछ में बहुत भारी टैक्स लगा दिए। पुंछ की जनता ज्यादातर मुसलमान थी और यह वो टाइम था जब जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग उठानी शुरू कर दी थी। जम्मू कश्मीर पर जिन्ना की नजर शुरू से थी क्योंकि वहां की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राज डोगरा महाराजा हरि सिंह के हाथ में था। लेकिन वहां क्या हो गया था कि 1932 में डोगरा राज में मुस्लिम जनता की आवाज बनने के लिए एक पार्टी बनी थी। पार्टी का नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अध्यक्ष बने थे शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दादा। लेकिन जब जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान की मांग उठाने की बात आई तो 1939 में शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तोड़कर सेक्युलर पार्टी बना दी थी। उसका नाम रखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज भी वही पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ दिया महात्मा गांधी की कांग्रेस का और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी थी उसने साथ दिया जिन्ना की मुस्लिम लीग का। लेकिन पब्लिक ज्यादातर शेख अब्दुल्ला के साथ थी। तो जब 1940 में महाराजा हरि सिंह ने पुंछ जागीर को पूरी तरह अपने अधीन करके वहां भारी टैक्स लगा दिए तो जिन्ना को वहां मौका नजर आया महाराजा के खिलाफ बगावत भड़काने का। उधर दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रही थी। वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को भारतीय सैनिक चाहिए थे ब्रिटिश सेना में लड़ने के लिए और पुंछ से बहुत सारे लोग अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो गए वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए। ये सैनिक सारे मुस्लिम थे। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1945 में तो ये सैनिक वापस आए। ये वापस आए तो महाराजा के प्रशासन ने इनसे कहा कि अपने हथियार जमा करवाओ। पहले से महाराजा के डोगरा शासन के खिलाफ रोष था क्योंकि भारी टैक्स लगा दिए थे। हथियार जमा करने की बात आई तो ये लोग और भड़क गए। 1947 आ गया, पाकिस्तान बनने वाला था। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों को भड़काया कि महाराजा के खिलाफ पब्लिक के रोष को भुनाने से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला की लोकप्रियता से भी मुकाबला कर सकते हैं। और 15 जून 1947 के दिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने रावलाकोट के ईदगाह मैदान में विशाल रैली की। 20,000 लोगों की रैली। उस जमाने में 20,000 की रैली हुई थी। उसी रावलाकोट में जहां आज रैलियां हो रही हैं, उसी रावलाकोट के उसी ईदगाह मैदान में जहां आज रैलियां हो रही हैं। 15 जून को जिस नेता ने भाषण दिया था 1947 में, उसका नाम था सरदार इब्राहिम खान। आज जो नेता भाषण दे रहे हैं उनका नाम है सरदार अमान खान। जून 1947 में सरदार इब्राहिम खान ने रावलाकोट के ईदगाह मैदान में मांग की थी कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करो। जून 2026 में सरदार अमान खान ने रावलाकोट के ईदगाह मैदान से ऐलान किया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वक्त का पहिया पूरा घूम चुका है पाकिस्तान के लिए। जून 1947 में पुंछ में विद्रोह भड़काना जिन्ना की मुस्लिम लीग की चाल थी, क्योंकि फिर 19 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की उस पार्टी ने प्रस्ताव ही पास कर दिया था पाकिस्तान के साथ जाने का। लेकिन जब महाराजा हरि सिंह ने 15 अगस्त तक फैसला नहीं लिया तो पुंछ के उसी विद्रोह को ढाल बनाकर उसी की आड़ में अक्टूबर में पाकिस्तान ने कश्मीर की तरफ कबायलियों के भेष में अपने लड़ाके भेज दिए। यह दिखाने की कोशिश की कि यह तो महाराजा के खिलाफ विद्रोह है जो पहले से सुलग रहा था, लेकिन उसका उल्टा असर हो गया। महाराजा को भारत की सेना की मदद की जरूरत पड़ गई और महाराजा ने भारत के साथ ही जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया। पाकिस्तानी लड़ाके पुंछ की तरफ से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय सेना ने उनको वहीं रोक दिया और एक सीज फायर लाइन बन गई जो आज LOC कहलाती है। पुंछ जागीर बट गई और रावलाकोट वाला पुंछ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चला गया। लेकिन है तो वो भारत ही, हमारा है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि मुनीर की नींद रावलाकोट ने क्यों उड़ा रखी है, क्योंकि रावलाकोट ने ही इस पूरे इलाके का इतिहास बदल दिया था और भूगोल भी बदल दिया था, यह कहते हुए कि वो पाकिस्तान में जाएगा। वही रावलाकोट आज पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि वो पाकिस्तान नहीं है। जिन्ना के पाकिस्तान ने जो कब्र उस वक्त खोदी थी, 79 साल बाद उसी जुलाई के महीने में उसी कब्र में रावलाकोट ने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को दफन कर दिया है। 100 बात की एक बात,
उधर यूजर नेम फीचर पर व्हाट्सएप के बाद केंद्र सरकार ने टेलीग्राम और सिग्नल ऐप को नोटिस भेज दिया। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के बाद मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम और सिग्नल को भी यूजर नेम फीचर के मामले में नोटिस भेज दिया। इस फीचर में यूजर अपना फोन नंबर बताए बिना मैसेज भेज सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने दोनों मैसेजिंग ऐप से फर्जी पहचान और ठगी रोकने के लिए लागू सुरक्षा उपायों को लेकर जवाब मांगा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा देने के मामले में उसकी पेरेंट कंपनी मेटा पर एक्शन लिया। सरकार ने मेटा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा कि ऐसा कंटेंट इंस्टाग्राम पर कैसे दिखाया गया और उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में उनके बेटे मुज्तबा खामनेई शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने इसकी जानकारी दी कि इजरायल से उन्हें खतरा है। वो अगर सार्वजनिक तौर पर अंतिम संस्कार में शामिल हुए तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ईरान के इस फैसले के बाद मुज्तबा खामनेई की सेहत पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए। उनके जिंदा होने पर ही सस्पेंस करा गया। दुनिया भर में अटकलें लगनी शुरू हो गई कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा हैं भी या नहीं है। युद्ध के बाद से वो कभी नजर भी नहीं आए हैं। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर जब जंग शुरू की थी, ईरान पर हमले शुरू किए थे, तब पहले ही दिन आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। उस वक्त इजरायल ने यह दावा भी किया था कि हमले में मुज्तबा खामनेई भी मारे गए, लेकिन ईरान ने इससे इनकार कर दिया था और दावा किया था कि वो गंभीर हालत में है। हालांकि इन हमलों के बाद कभी भी मुज्तबा खामनेई दिखाई नहीं दिए सार्वजनिक तौर पर, और अब ईरान की तरफ से यह घोषणा की गई कि वो अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में नहीं जाएंगे। आयतुल्लाह हकीम इलाही के मुताबिक मुज्तबा खामनेई की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इजरायल से उन्हें खतरा है, इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इस फैसले के बाद सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या ईरान की सुरक्षा एजेंसियों को किसी नए हमले का डर है, या उनकी चोट अब भी इतनी गंभीर है कि वो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आ सकते। अटकलें उनके जिंदा होने या न होने को लेकर भी लगनी शुरू हो गई। हालांकि ईरान ने साफ किया कि यह फैसला सिर्फ उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया, क्योंकि दुनिया भर की नजरें इस कार्यक्रम पर होंगी। ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां जोरों पर हैं। कई शहरों में शोक सभाएं भी शुरू हो गईं। बड़ी संख्या में लोग जुटने शुरू हो गए। राजधानी तेहरान में कई जगहों पर आयतुल्लाह अली खामनेई की याद में रैलियां निकाली गईं। लोग आंसू बहाते दिखाई दिए रैलियों में, आयतुल्लाह अली खामनेई को याद करते दिखे, उनकी तस्वीरें लेकर मातम मनाते दिखे। लोगों ने अमेरिका को कोसा, इजराइल को कोसा, ईरान का झंडा लेकर जुलूस निकाला। इसी तरह की रैलियां कई दूसरे शहरों में निकाली गईं। ईरान की सरकार के मुताबिक 9 जुलाई तक अलग अलग शहरों में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी जाएगी, अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। ईरान ने पहली बार आयतुल्लाह अली खामनेई के ताबूत को सार्वजनिक जगह पर रखा। वहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए।